सुनिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM पर धुन पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM। अक्सर आपको मैं ऐसे गेस्ट से मिलवाती हूं जिनकी बातें, जिनकी जानकारी डायरेक्ट आप तक पहुंचती है। और आज ना मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है ना, वो एक तरफ से कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो हमारे भविष्य की नींव है। और जब कहते हैं ना कि नींव स्ट्रांग हो तो भविष्य तो भाई दमदार होता ही होता है। जी हाँ, आज का ये एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज का एपिसोड उन युवाओं को समर्पित है, उन कैडेट्स को समर्पित है जो अनुशासन, साहस, देशभक्ति की मिसाल है। जी हाँ, हमारे एनसीसी कैडेट्स। एनसीसी सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो युवाओं को नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना सिखाती है। आज हम जानेंगे उनके अनुभव, चुनौतियां और वो जज्बा जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो चलिए स्वागत करते हैं इन युवाओं का और इनकी कई सारी बातें, कई सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय मैम, माई सेल्फ सुमिता ओझा, बरेली कॉलेज 21 Battalion, Bareilly Group and UP Directorate. Thank you. Jain ma'am, I am Sergeant Raul Singh from Dayal Singh College, 3 Delhi Battalion, Delhi Directorate. Jain ma'am, my name is Rohit Kumar. I am from Uttarakhand. I studied in DSPG College, Dehradun. I am 11 UK Battalion NC. Jai Hind ma'am, my name is Air Force Cadet Sergeant Rakshit Verma. I am from Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh Directorate. I am studying in DAV College, Sector 10, Chandigarh, and I am from Chandigarh Group. Jain ma'am, my name is Cadet Ayush. I am from Panipat SDPG College, 12th HR Battalion in Ambala Group. Jain, thank you ma'am. Jain ma'am, I am Naval Cadet Harshit Shukla. I am from 2 Delhi Naval Unit and I am currently pursuing my graduation from University of Delhi. मुझे ना पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये देखते हुए कि भाई इतने युवा चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं और जो जोश आपका है ना, ऐसे अगर सारे युवाओं में हो ना तो भैया पूरी जो है कायनात ही बदल जाएगी। और सबसे पहली बात है सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड में आए हो, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आज आप जोशीमठ में मौजूद हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा महसूस हो रहा है और काफी प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए, क्योंकि हम आज यहाँ पर इस कैंप में है, सीमा दर्शन कैंप, जिसमें हम अपनी आर्मी के साथ पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके, उनके चैलेंजेस, उनके सेक्रीफाइसेस को जान सके। तो मैम ये मेरे लिए तो बहुत प्राउडफुल मोमेंट है। बिल्कुल सही बात है। और जब हम ऐसे ही जगह पर मौजूद होते हैं ना जहाँ पे हम भारतीय सेना से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो अपने आप ही जो है खुशी दुगनी हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। राहुल, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो एनसीसी चूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है क्योंकि काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, काफी जिम्मेदारियां होती हैं और इसके साथ साथ आप सीमा दर्शन कैंप को ज्वाइन करते हो, इसको चूज करते हो। तो क्या मोटिवेशन थी एनसीसी ज्वाइन करने की और साथ ही साथ सीमा दर्शन कैंप को ज्वाइन करने की? जरूर मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया। मैंने एनसीसी इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपने अंदर डिसिप्लिन, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहता था और साथ ही अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता था। और एनसीसी हमें एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस भी देता है जो कि बहुत ही बेहतरीन रहता है। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया सीमा दर्शन जो ये कैंप है, मैंने इसके लिए क्यों वॉलंटियर किया। सबसे पहले जब हमारे कॉलेज में इसकी वैकेंसी आई थी तो मैंने इसके लिए वॉलंटियर किया क्योंकि ये पहला एक ऐसा कैंप होने जा रहा था जिसमें हम फॉरवर्ड एरियाज़ की बहुत ही नज़दीकी से विजिट करने जा रहे थे। और यहाँ पे हमने सिर्फ आर्मी और यहाँ के लोकल्स की नहीं, साथ में यहाँ के जो और भी कबीलाई लोग होते हैं, इनकी जो कठिन जीवन शैली होती है, चुनौतियाँ होती हैं, इन्हें देखा। और हमने ये बात सीखी और देखा कि यहाँ पे सिर्फ सुंदर हिमालय के नज़रिए ही नहीं बल्कि यहाँ पे हमने आर्मी लाइफ, आर्मी पर्सन के त्याग, बलिदान और उनके दृढ़ निश्चय को भी बहुत ही करीब से महसूस किया है।
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे कैंप्स का होना जरूरी भी है, क्योंकि हम अपनी भारतीय सेना को और करीब से जान पाते हैं और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी जरूर पाते हैं। इसी के साथ हर्षित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अलग ही इमेज बनना शुरू हो जाती है। जैसे कि जब मुझे पता चला कि भाई आज यहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स आने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में एक अलग ही इमेज बन चुकी थी कि कैडेट्स एक अलग रुतबा जिसे कह सकते हैं, क्योंकि वर्दी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपको पता चला कि आप सीमा दर्शन कैंप में जा रहे हैं या फिर भारतीय सेना से डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट करने वाले हैं, आप जोशीमठ आने वाले हैं, तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था? जी, तो ये मेरा पहली बार पहाड़ों में आना था। पहाड़ों के बारे में मैंने जो सुन रखा था कि वहाँ का सनराइज सनसेट बहुत सीनिक होता है, तो मुझे लगा साइट सीइंग देखने को मिलेगी, एडवेंचर एक्टिविटीज होंगी, हम स्पोर्ट्स खेलेंगे और हम इंडियन आर्मी के जो स्मार्ट से जवान होते हैं, फिजिकली फिट, एकदम तगड़े, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और बहुत मजा आएगा। पर यहाँ के तस्वीर थोड़ी बदली से नजर आई जब हमने रगेड टेरेन के थ्रू, इतने उबड़ खाबड़ रास्तों के थ्रू हम जोशीमठ पहुंचे। वहां से फिर हमने जब इंटरेक्शन शुरू हुआ, हमें पता चला कि कितनी ठंड पड़ती है यहाँ पे, हवा, कितनी चुनौतियां हैं और इतनी चुनौतियों से जूझते हुए हमारे जवान यहाँ पे रह के कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन सब चीजों से बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस हुआ। और तो मैं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो इमेजिन आप करके आए थे, जो इमेजिनेशन आप बना कर आए थे कि अरे भैया मौज होगी, लेकिन यहाँ पर आके पूरा उलट हो गया। यहाँ पे आके आपको पता चला कि भाई चुनौतियां किस तरीके की फेस करनी पड़ती है। इसके साथ ही आयुष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सीमा दर्शन कैंप जो 10 दिन का कैंप है, ये काफी लंबी जर्नी होती है और इस जर्नी का जो रूटीन है वो भी काफी टाइट जरूर होगा, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी के अंडर में अगर आप कोई कैंप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आप झुटला नहीं सकते कि भैया इंडियन आर्मी के टाइट शेड्यूल या टाइट रूटीन से आप बच सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा पूरा रूटीन आपका रहा है इस कैंप में? जी मैम, जैसे आपको बताता हूँ कि सुबह हमारे जो उस्ताद है वो सीटी लगाकर सभी कैडेट्स को इंथरीज के लिए बोलते हैं और सभी को लाइन टू लाइन इंथरीज में बोलते हैं कि आके खड़े हो, और ताकि सभी जो कैडेट्स हैं उनकी गणना हो सके। और उसके बाद सभी कैडेट्स को मैम पीटी के लिए लेके जाया जाता है। उसके बाद मैम आके सबको ब्रेकफास्ट कराया जाता है और मैम फिर जो आगे की दिनचर्या होती है उसको शुरू किया जाता है मैम, लाइक ट्रैकिंग, फायरिंग और मैम वेपन्स डिस्प्ले एक्सेट्रा मैम। और मैम इवनिंग के टाइम पर मैम हमें स्पोर्ट्स और जो आर्मी स्टोर्स होते हैं उनको विजिट कराया जाता है और मैम फिर हमारा डिनर होता है मैम। उसके बाद जो हमारा दिनचर्या है उसको हम अपने राष्ट्रीय गीत, हमारे एनसीसी गीत के साथ हम अपने अपनी दिनचर्या को हम मैम समाप्त करते हैं। बिल्कुल, तो मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि काफी टाइट शेड्यूल होता है, यानी रगड़ा तो यहाँ पर भी है। बिल्कुल। साथ ही इसी के मैं ये जानना चाहूंगी रोहित कि कैंप के दौरान जो है आपने कई सारे प्लेसेस को विजिट किया है, जिसमें माणा विलेज जो कि हमारा प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है, और साथ ही बद्रीनाथ धाम के भी आपने दर्शन किए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? मैम, हमने माणा गाँव मतलब भारत का पहला गाँव है जिसे मैंने अपने गर्व से बहुत ही अपने आप को फील किया था कि वहाँ पे मैं पहुँचा और वहाँ की मतलब वो सीमा के पास जाकर वहाँ पे मैंने देशभक्ति और मेरे अंदर देशभक्ति जागृत हुई और मैंने जी, यानी कि बद्रीनाथ जाकर आपने वो पीस महसूस की है जो शायद कहीं और पर मिल पाना मुश्किल है। इसी के साथ सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितना हम ट्रैकिंग के बारे में जानते हैं और हम भी काफी सारे ट्रैक करते हुए आए हैं, तो हमें ये पता है कि कितनी डिफिकल्टी होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि औली के मेडोज में जब आपने ट्रैकिंग की है तो किन किन डिफिकल्टीज को आपने फेस किया है? मैम डेफिनेटली मैम, ट्रैकिंग एक काफ़ी चैलेंजिंग प्रोग्राम है। इसमें माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली फिट आउट मतलब फिजिकली टायर्ड होना इज़ अनदर थिंग, बट मैम एक माइंडसेट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। मेरे को मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैम मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था, बट मैम मेरे फेलो कैडेट्स एंड ऑफिसर्स एंड एएनओस के द्वारा मतलब ऑफिसर्स एंड पीआई स्टाफ के थ्रू हमने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन किए। उनकी केयर, उनका सपोर्ट फील कराता है कि हम फैमिली हैं, हम एक साथ हैं और हम मूव करते रहेंगे आगे।
एंड मैम जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहे मेरे लिए काफ़ी प्राउडफुल मोमेंट था, क्योंकि लाइक मैं प्लेन से आता हूँ एंड मैम 16,000 के फीट की ऊंचाई मैम हाइट गेन करना काफ़ी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड मैम जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहे हमने नंदा देवी हिमालयस मतलब हिल्स को हमने व्यू किया, उस पर सूरज की रोशनी उसको ऑरेंज टेक्सचर देता है, वो काफ़ी अच्छा दिखा। फिर हम जैसे टॉप पे पहुँचे वहाँ पर हमने नेचुरल व्यू दिया, लाइक काफ़ी अच्छा था। हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए, हमने स्नैक्स शेयर किए और थोड़ा मस्ती मजाक चला हमारे बीच। एंड हमने इंश्योर किया कि लाइक जाते टाइम कोई भी रैपर वगैरह गिरा ना रहे, क्योंकि मैम उतनी अच्छी जगह क्यों ख़राब करनी है। तो लाइक ये मेरे लिए काफ़ी इनक्रेडिबल मोमेंट था एंड काफ़ी अनफॉरगेटेबल जर्नी है मेरे लिए। तो आपने ने ये बहुत सही बात की है कि यानी जो जितना मैं समझ पा रही हूँ सुमित, कि आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं, आप प्लेन से आए हैं, आप पहाड़ पर जाते हैं, नंदा देवी पर्वत के आपने दर्शन किए और उसके बाद अगर आप ये भी इंश्योर करते हो कि वहां पर कोई रैपर ना रह जाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई हम पहाड़ में जा रहे हैं तो भैया हमें गंदगी का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हम कोई गंदगी छोड़ कर ना आए। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसी के साथ ना मैं एक चीज जानना चाहूंगी रक्षित, आर्मी सोल्जर्स के साथ आपने काफी टाइम स्पेंड किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी होती है और एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि उनके साथ जब आपने बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेला तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा वो मोमेंट था जो आपको याद ही रह जाएगा? सो बेसिकली मैम एक तो सबसे ब्यूटीफुल कोर्ट जो है वॉलीबॉल का वो मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा, पहाड़ों के बीच सराउंडेड, चारों तरफ हमारे स्नो से पीक जो है हमारे हिमालयस थे। एंड उसके बाद मैंने स्कूल लेवल प्लस कॉलेज में बहुत वॉलीबॉल खेला है, तो मैंने सोचा इजी होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट जब हमने मैम खेलना शुरू किया तो स्टार्टिंग के 2-3 ब्लॉक्स जो है मैंने उनके मेन अटैकर को लगाया और वो लगे भी, लेकिन उसके बाद जो है कोई भी मेरा जो ब्लॉक है उन्हें नहीं लगा। तब मुझे थोड़ा सा समझ आया कि हाँ ये उतना आसान नहीं जितना मैं सोचा था। फिर हम और आगे खेलते गए और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2 सेट के बाद है जो हम हार चुके थे, वो दोनों सेट जो है आर्मी जीत चुकी थी। तो मैम इससे मेरा थोड़ा एक ये था कि हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल हम आर्मी में जैसे जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स एंड एनसीओ जेसीओ सर्स होते हैं उन्हें हम जैसे उस्ताद बोलते हैं, तो उस्ताद जो नॉर्मल ट्रेनिंग में है वो ट्रेनिंग में ही उस्ताद नहीं है, वो आप किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, जब भी आप उनके साथ वो उस्ताद ही है। और जहाँ वो देखते हैं कि उन्हें अपना सुधार करना है या फिर हम यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो फटाफट से उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को ढूंढते हैं, उस पर काम करते हैं और उस पे सक्सेसफुली अपना ये क्या कहते हैं इम्पैक्ट डाल देते हैं, जैसे कि उन्होंने वॉलीबॉल में डाला। बिल्कुल सही बात। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भाई आर्मी सब फील्ड में सब चीज में हमको पछाड़ सकती है। और बिल्कुल इसके साथ मैंने एक चीज जानना चाहूंगी कि जब हम हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं ना तो फूड और न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आयुष ऑनेस्टली बताना कि भाई जो ये कैंप था इसके मैस का फूड कैसा था और क्या इस फूड से रिलेटेड, इस मैस से रिलेटेड कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो आपको हमेशा याद रहने वाला है? जी मैम, जैसे आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मैस में वेज और नॉन वेज दोनों बनते हैं मैम जी। तो एक दिन मैम क्या हुआ कि मैं मैस में गया, वहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों टाइप थे। तो मैंने देखा कि मैम वहाँ वेज में अलग चीज बनी है और मैम जो वेज में वहाँ पे खीर बनी थी। तो मैम हमने ठीक कर लिया, वहाँ पे डिनर वगैरह हमारा हो गया। और जब हम रोल कॉल के लिए आए वहाँ पे जो हमारे सर थे उन्होंने हमसे पूछा कि मतलब कि नेक्स्ट डे क्या कुछ ऐसा बनाया जाए जो सभी को पसंद आए। तो मैम सभी जो कैडेट्स थे वो सभी अपने विचारों को उनके आगे बताने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ अपना एक अलग सा रखूं। तो मैंने उनको हलवे के लिए बोला तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और अगले ही दिन उस चीज़ को प्रोवाइड भी कराया। मतलब ये देखो ना, आपकी पहाड़ की ठंड में यानी औली जोशीमठ की ठंड में आपने भैया हलवा भी बनवा ही दिया है हमारी भारतीय सेना से। साथ ही मैं एक चीज जानना चाहूंगी हर्षित कि हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस के बारे में सुनना और उनको सामने से प्रैक्टिकली देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब इस कैंप के थ्रू आपने भारतीय सेना के ऐसे हाई अल्टीट्यूड वाले ऑपरेशंस को देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी जैसे कि मैं मैदानी इलाकों से आता हूँ और ये मेरा पहली बार था पहाड़ों में आना जी। तो आप मैदानी इलाकों में अगर आप 10-12 किलोमीटर आसानी से भाग सकते हैं तो आपकी शायद पहाड़ों में 2 या 3 किलोमीटर में ही सांस फूल जाए, क्योंकि स्लोप पे भागना काफी मुश्किल होता है, प्लस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है।
तो इन कठिनाइयों के साथ साथ जब मैंने उस्तादों से उनके ऑपरेशंस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमको अपना हथियार लेके जाना होता है साथ में, उनको निगरानी रखनी होती है, पेट्रोलिंग करनी होती है, कई बार एम्बुश भी लगाना होता है, तो उसके साथ वो अपने पिट्ठू में शायद टेंट लेके जाएं, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, फर्स्ट एड किट, बहुत सारी चीज़ें। तो एक काफ़ी सब भारी सामान का पिट्ठू लेके, उसके साथ अपना हथियार लेके कई कई दिनों तक ऐसे बीहड़ों में घूमना, पेट्रोलिंग करना, हमारे चौकियों की रखवाली करना, वो सुनना और सामने जब उस्ताद बैठ के बता रहे थे उनकी आंखों में हमने उन चीज़ों को दोबारा जैसे प्ले होते हुए देख लिया, दोबारा उन सारे मोमेंट्स को हमने फिर से ऐसे एक मूवी की तरह देख लिया। और वो जो मोमेंट उसने मुझे इतना रोमांचित किया, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी इस बात को दोबारा बताते हुए। तो वही हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को ऐसे सामने से सुनना और उनको जानना, उनके बारे में ऐसे पता करना बहुत ज़्यादा रोमांचित था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल। और अभी आप जैसे बता रहे हैं ना, इनको सुनकर मुझे भी बड़ा ऐसा फील हो रहा है कि भाई हमारी इंडियन आर्मी जो कर रही है ना, वो हमको सोचना ही बहुत बड़ी बात है, करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, इसी के साथ में ना राहुल आपसे जानना चाहूंगी कि कैंप के दौरान जो है आप कई सारे प्लेसेस आपने जो है विजिट किए हैं, इन्हीं के साथ आपने माणा भी विजिट किया है, मलारी विजिट किया और कई सारे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है और किस प्लेस ने आपको ज्यादा इम्पैक्ट आप पर डाला है। जी मैम, ये जो हमारा कैंप है ऑल इंडिया सीमा दर्शन, यहाँ पे हमने उत्तराखंड के कई फॉरवर्ड एरियाज को विजिट किया, जिनमें जैसे जोशीमठ है। जोशीमठ जिसे हम लोग जानते हैं शंकराचार्य जी की उत्तरी पीठ के रूप में, और ये बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी है जी। तो ये एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। और उसके बाद हम ऊपर की साइड गए, लगभग जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर औली में। औली जहाँ का टेम्परेचर आजकल 5 से लगभग 15 डिग्री के बीच में चल रहा है, और ये भी काफ़ी बेहतर जगह है। और यहाँ से हम लोगों ने नर नारायण पर्वत हो गया, हाथी घोड़ा पाल की जो पर्वत है, इनके बहुत ही अच्छे दर्शन किए। और यहाँ से मतलब बहुत ही अच्छी हवा यहाँ पे चलती है, मौसम बहुत सुहाना होता है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भारत का जी। और आगे मैं बताना चाहूँगा मलारी विलेज। मलारी विलेज बॉर्डर के पास स्थित एक विलेज है, जहाँ पे सेब के बहुत ही अच्छे बाग देखे हमने। और यहाँ पे जो घर बने होते हैं, ये घर होते हैं मतलब 3 दीवारी होते हैं, क्योंकि जो चौथी दीवार होती है वो पहाड़ उसके रूप में काम कर रहा होता है जी। और यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ पे जो आर्मी के कैंप्स हैं, मतलब वो बहुत ही टफ सिचुएशन में काम करते हैं। इससे हमें पता लगा कि हमारे जो देश की रक्षा हो रही है किसी आसान हालत में नहीं हो रही है। और यहाँ पे सर्दियों में वेजिटेशन नहीं होता है, तो यहाँ के लोग अधिकतर जो मतलब खाने को संग्रहित करके रखते हैं। और सुक्सा नाम की एक चीज़ होती है, मतलब जो आपकी सब्जियां होती हैं उन्हें सुखाकर धूप में, ताकि वो लंबे टाइम के लिए मतलब स्टोर की जा सके खाने के लिए, तो ये बनाया जाता है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा माणा विलेज के लिए। तो माणा विलेज जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही एक आध्यात्मिक रूप में भी, और देशभक्ति की भी यहाँ पे बहुत अच्छी भावना जागती है। तो माणा विलेज का जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होता है, तो जब पांडव जीत जाते हैं, तो उसके बाद उनके मन में एक बात आती है कि युद्ध में जो मारे गए, भले हम जीते लेकिन मारे गए वो भी हमारे सगे संबंधी थे, तो वो इसके बाद स्वर्ग के लिए निकल जाते हैं रास्ते पे, तो वो इसी गांव से स्वर्ग की ओर निकलते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप भारत में सरस्वती नदी को केवल इसी जगह से देख सकते हो। और माणा विलेज में जब हम लोग खड़े हुए तो हमने देखा कि भारत का पहला गांव बॉर्डर से लगता हो, जहाँ पे हम खड़े और हमारी फौज हमारी रक्षा कर रही है, तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना और उजागर हुई। और अगली जगह जो श्री बद्रीनाथ, तो वहाँ पे हमने सबसे मनोरम दृश्य वहीं देखा हमने, क्योंकि नर नारायण पर्वत के ठीक नीचे श्री नारायण जी विराजमान थे, तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही मनोरम दृश्य था। उसके बाद हमने यहाँ पे तापकुंड भी देखे। तो तापकुंड यानी कि हमने जब वहाँ पे स्नान किया तो हमारी जो पूरे जो हमने ट्रैक किया था उसकी जितनी भी हमारी थकावट थी वो सब मिट चुकी थी। यही कहना चाहूँगा मैम। बिल्कुल। और ये कहना वाकई में बिल्कुल गलत नहीं है कि जो हमारे बद्रीनाथ धाम है वहां पर जाके तो हमारे मन को शांति वैसे ही मिल जाती है, और साथ में अगर हम तप्त कुंड में स्नान कर ले तो जितनी नकारात्मक चीजें होती है वो भी कहीं ना कहीं दूर जरूर हो जाती है। Yes, ma'am. इसी के साथ मैं रक्षित एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा जो ये कैंप है या ऐसे जो कैंप्स होते हैं इनमें अलग अलग जगह के लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग जगह के कैडेट्स आते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप अलग अलग कैडेट्स से मिलते हैं तो कैसा बॉन्ड होता है, कैसा वो पूरा मूवमेंट होता है? मैम शुरुआत में तो जो हमारा रिश्ता है वो एक तरीके से खट्टा मीठा होता है, क्योंकि जैसे नए नए एक दूसरे डायरेक्टरेट्स और स्टेट्स आए होते हैं तो वो थोड़ी सी कई बार अनबन हो जाती है बातचीत में। लेकिन अंत में जैसे आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा वॉलीबॉल का मैच था,
तो उसमें एक ही डायरेक्टरेट के नहीं खेल सकता, तो उसमें क्या है, हमने सारे डायरेक्टरेट से कुछ प्लेयर्स दिए थे और एट द एंड बेशक हम हारे, बट वो एक हार में ना थोड़ा सा अपनापन लगा था, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करके खेलना, एक दूसरे से बात करके खेलना, एक दूसरे के एफर्ट्स को प्रेज करना, और हाँ अगर कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है उससे भी सीखना, और अपनी स्ट्रैटेजी या अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करना में बहुत हेल्प करता हूँ। इसकी वजह से एक जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे के लिए बहुत बढ़ जाती है। और सेकेंडली मैम, जैसे हम अलग अलग डायरेक्टरेट्स और उससे आते हैं, ग्रुप से आते हैं, तो बेसिकली एक तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही रहता है कि हाँ आप बेसिकली एनसीसी में ही क्या कुछ करवाते हैं, कैसी आपकी ड्रिल्स है एंड बाकी सारी चीजें। तो उसमें हम बेसिकली एक ये व्यू पॉइंट सोचते हैं कि हाँ अगर इनकी कुछ स्ट्रैटेजी या इनकी भी किसी भी तरीके की कोई जो ट्रेनिंग है जो हमें थोड़ी सी बेहतर कर सकती है एट अ पर्सनल लेवल या फिर एट अ ग्रुप लेवल, तो हम सोचते हैं कि हाँ हम इसे भी इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स मैम। बिल्कुल। और ये तो जरूर होता है कि जब हम अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हैं ना, तो एक टाइम के बाद वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जब एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, तो कहीं कहीं मन में लगता है कि यार पता नहीं दोबारा मिल पाएंगे या नहीं, या काफी सारी चीजें, तो एक दोस्ती भी डेवलप जरूर होती है ऐसी जगहों पर। इसी के साथ मैं रोहित एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, आर्मी के साथ आपने बहुत टाइम जो है स्पेंड किया है इस कैंप के थ्रू, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ से वापस जाने के बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने साथ रखने वाले हैं? मैम सबसे पहले मैं यहाँ से जाने के बाद अपने साथ अनुशासन और एकता, यहाँ से मैंने अपनी फौजी भाइयों से यही सीखा है कि अनुशासन डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, और उनकी बॉन्ड, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, और उन पे कैसे मतलब वो यहाँ पे रहते हैं, और टाइम शेड्यूल करना कैसे करते हैं, मैनेजमेंट करना। और यहीं से मैं उसे कॉलेज में भी रूटीन करूँगा। ये आर्मी के लिए नहीं है मैम, ये हमारे लिए भी है, ये एक सिविलियन के लिए भी है, नॉर्मल सिविलियन के लिए भी ये वो करता है कि वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे निकाले, अपना कहाँ पे टाइम लगा रहा है, मतलब सही बातों पे कहाँ पे और कहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट सही दे रहा है। बिल्कुल जी मैम, सही बात है। और मतलब आप यहाँ से जो है टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन और काफी सारी चीजें अपने साथ लेकर जाने वाले हैं जो आप भविष्य में भी जरूर अपने साथ रखेंगे। इसी के साथ आयुष, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि रूटीन के दौरान काफी ट्रैकिंग वगैरह भी होती है, और अगर ट्रैकिंग की बात की जाए तो काफी सारी चीजें जो है ट्रैकिंग के दौरान हम लोग फेस करते हैं, चाहे सिचुएशन हो, वेदर कंडीशन हो, डिफिकल्टी हो, और भी काफी सारी चीजें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस कैंप के दौरान जब आपने ट्रैकिंग किया और कभी ऐसी डिफिकल्टी आपने फेस की, तो भारतीय सेना ने आपको कैसे मोटिवेट किया, और कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको याद रहेगा और ऐसा लगता है कि यार ये तो अब जिंदगी भर याद रहेगा? जी मैम, मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन क्या हुआ, हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे और मतलब कि हम बीच रास्ते तक तो हम पहुंच ही गए थे, लेकिन क्या हुआ, बीच रास्ते में मौसम खराब हुआ, तेज हवा चलने लगी और बारिश भी साथ में आने लगी, तो सभी कैडेट्स में मतलब थोड़ा डर का माहौल हो गया था। तो उसी समय जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे मैम, उन्होंने हमारी हेल्प की, हम सबको सबसे पहले पकोड़े चाय वगैरह पिलाई, और मैम फिर हमें कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइंस बताई, जैसे कि मतलब कि जो सबसे पहले पहुंचे उसे कुछ अलग देखने या खाने को मिलेगा और कुछ अलग करने को मिलेगा, और जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा और उसको कुछ अलग ही टेस्ट करने को मिलेगा जो उसने सोची हुई ना होगी। तो उसने मैम सभी कैडेट्स को एक अलग सा मोटिवेट कर दिया, और मैम सभी के अंदर एक ऐसा जोश उत्पन्न हो गया जिससे मैम सभी कैडेट्स ये सोचने लगे कि मैं उससे पहले और मैं उससे पहले। तो मैम इसी तालमेल के साथ हमने अपनी पूरी ट्रैकिंग को कंप्लीट भी बहुत इजीली तरीके से कर लिया मैम। बिल्कुल, यानी कि ये जो आपने बातें कही ना कि कुछ लाइंस कही गई है, इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो लास्ट वालों के लिए कहीं ये रगड़ा वाली बात तो नहीं थी कि जो लास्ट पहुंचेगा उसको रगड़ा मिलेगा, क्योंकि कैडेट्स मुझे लगता है इन्हीं दो चीजों से डरते, चाहे उन्हें इस चीज का लालच बिल्कुल ना हो कि पहले जाके कुछ स्पेशल मिलेगा, पर इस चीज का डर जरूर होता है कि भैया अगर लेट पहुंचे तो रगड़ा जरूर भयंकर वाला मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि फौज में रगड़ा ही है जो आदमी को और ज्यादा तगड़ा बनाता है। इसी के साथ हर्षित, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस 10 दिन के कैंप को, इस पूरे सीमा दर्शन को अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहना चाहोगे? मैम पहले तो जब मैं यहाँ पे आया, पहाड़ के लोगों के रेजिलियंस, इतना जज्बात देखे, जो मैंने पहाड़ी कल्चर को एक्सपीरियंस किया और यहाँ की ब्यूटी को देखा, उस चीज ने मेरा मन मोहित कर लिया। मतलब 10 दिन हो गए हैं और अब मेरा सच में घर जाने का मन नहीं हो रहा है। जैसे आपकी टैगलाइन भी है धुन पहाड़ की, तो मैं पहाड़ की धुन में कुछ इस प्रकार रम गया हूँ।
तो यहाँ का मतलब एक अद्भुत अद्वितीय एक्सपीरियंस था। और हमारी सेना के लिए जो हमने अपने जवानों के साथ इंटरैक्ट किया, मुझे उससे एक चीज समझ आई कि हाउ टू लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, व्हाट सैक्रिफाइसेस इट टेक्स। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो इंसान, जो बंदा एक बार पहाड़ में आ गया ना, भले ही उसके बाद वो पहाड़ से वापस भी क्यों ना चला जाए, लेकिन कहते हैं कि इंसान पहाड़ से जा सकता है पर पहाड़ उसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और ये बातें जो आपने अभी तक कही है, इसमें ये जाहिर है कि भाई आपके अंदर से अब पहाड़ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। इसी के साथ में एक चीज जानना चाहूंगी सुमित आपसे कि बहुत से एनसीसी कैडेट्स का ड्रीम होता है आर्मी को ज्वाइन करना या फिर आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप इस कैंप में आए तो आपका मोटिवेशन, क्योंकि जब हम दूर से आर्मी को देखते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि अरे बहुत इजी है या हो जाएगा या कर लेंगे, लेकिन जब हम पर्सनली किसी चीज को देखते हैं, नजदीक से महसूस करते हैं, तो उसके बाद काफी सारी चीजें या यूं कह सकती है असलियत समझ में आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस कैंप के बाद आपका मोटिवेशन हाई हुआ है या फिर सोच लिया है कुछ और करना है? मैम, पहली बात तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग से काफ़ी क्लियर पॉइंट था कि मेरे को आर्मी में जाना है एज अ ऑफिसर एंड ट्राई टू मेक लाइफ मोर लाइफफुल। जीने का असली तरीका आर्मी में ही पता चलता है। तो मैंने वॉलंटियर भी अगर किया था सीमा दर्शन के, तो इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पर्सनली जा करके आर्मी जो चैलेंजेस फेस करती है और जो सेक्रीफाइसेस करती है, क्योंकि मैंने फादर से तो काफ़ी चीज़ें सुनी है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस करना वो एक अलग चीज़ होती है जी। तो सर मैम जैसे मैंने जा करके एक्सपीरियंस किया, फिर आई गेट मोर मोटिवेटेड टू आई वांट टू जॉइन आर्मी एंड आई डेफिनेटली वांट टू। बिल्कुल सही बात है। और यही तो चीज होती है, अगर हम किसी चीज से घबरा जाएं या यूं कहें कि चैलेंजेस को देखकर हम ये सोच लेने कि नहीं यार इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, डिफिकल्टी है, तो रहने देते, कुछ इजी चूज कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गद्दारी है हमारे सपनों के साथ में कि अगर हम किसी डिफिकल्टी या किसी चुनौती को देखकर अपना रुख बदल लें। तो आपने बहुत सही बात कही है कि आपका जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ये बहुत अच्छी बात भी है। इसी के साथ में एक चीज जानना चाहूंगी रोहित आपसे कि इस पूरे कैंप में एक या एनसीसी कैडेट्स के रूप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने कॉलेज लाइफ में भी कैरी करने वाले हैं? मैम, सबसे पहले अनुशासन सबसे पहले मेन हमारे अंदर अनुशासन। जब अनुशासन होगा तो हम आगे की चीजें भी सीख पाएंगे जी। और टाइम उसी के कारण होगा जब अनुशासन। और सबसे पहले मैम मुझे ड्रिल रनिंग वगैरह ये सब पसंद है और आर्मी में मेरा बचपन से ही जाने का सपना है कि मैं आर्मी में जाऊं जी। और ये मैम वहाँ पे मैं कॉलेज लाइफ में, मतलब कॉलेज लाइफ में नहीं, कॉलेज के बाद भी जब तक, और अगर आर्मी ये नॉर्मल सिविलियन के लिए भी है मैम कि अगर जो नहीं है, जो मेडिकल अनफिट है, वो भी इसी में अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। बिल्कुल। आयुष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने साथ लेकर जाने वाले हैं आगे भी अपने भविष्य में? जी मैम, मैं सबसे पहले एक तो सबसे बड़ा जो चीज है मैम वो है नेतृत्व, कि आप एक टीम को, आप अपने समाज को किस प्रकार लीड करते हैं। अगर ये चीज आपने अपने साथ लेके चलते हैं तो आप कहीं भी मतलब लीड कर सकते हैं और बिना किसी तरह, बिना किसी रुके आप कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हो बहुत ही इजीली। बिल्कुल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे कैंप के दौरान आपने जब भारतीय सेना के साथ इतना समय दिया है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सीख है जिसे आप अपने साथ आगे भी ले जाने वाले हैं? बिल्कुल मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे ये दैनिक दिनचर्या होती है या फिर हमारा जो भी समाज है, उसमें जब भी कठिनाइयां आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो लोग अक्सर निराश हो जाते हैं और उनका बिल्कुल मनोबल टूट जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ सीखी है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जो हमारे भारतीय सैनिक है वो किस प्रकार से खुशमिजाज स्वभाव के रहते हैं, हमेशा जोश से बिल्कुल भरे रहते हैं। और अक्सर वहाँ पे बातें बोली जाती है, जैसे हमारे उस्ताद अक्सर कहते हैं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, यानी कि जितना मुश्किल वक्त है हमें उतना मजबूत होना पड़ता है। और इससे मैं ये चीज़ सीख के जाता हूँ कि कठिन वक्त में भी अपना उत्साह हमेशा बरकरार रखना चाहिए।
बिल्कुल सही बात आपने कही है और मुझे ना खुशी इस बात की है कि ये कैंप में सिर्फ आपने सीमांत क्षेत्रों के दर्शन नहीं किए, सीमांत क्षेत्रों को जाना नहीं है, भारतीय सेना को जाना नहीं है, बल्कि आप उनकी सीख को भी अपने जीवन में आगे लेकर जाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि हर कैडेट्स को ये जरूर सीखना चाहिए कि कहीं से भी हम कुछ भी जब सीखते हैं तो हमें अपने जीवन में उसे जरूर लागू करना चाहिए। इसी के साथ ना सुमित, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ और मुझे लगता है जो श्रोता हमको सुन रहे होंगे, जो युवा हमको सुन रहे होंगे, उन्हें ये जरूर जानना होगा, अगर कोई नया बच्चा स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीसी को ज्वाइन करना कोई मजाक नहीं है मैम, क्योंकि लाइक एनसीसी इज नॉट फॉर फन, it's for like you have to gain experience and try to improve yourself with respect to time. And मैम, किसी को भी ज्वाइन करने के लिए सिंपल 3 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए: क्विक लर्निंग, क्विक अडेप्टेबिलिटी एंड फिजिकल फिटनेस। ये 3 चीज़ें अगर मैम किसी के पास भी है तो आई वेलकम हिम और हर कि आप आए, जो एनसीसी ज्वाइन करें, आपका स्वागत है। एनसीसी हाथ फैला के करेगा। जी, बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप जो है सारे चैलेंजेस, सारी एक्टिविटीज को इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ हर्षित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज अ एनसीसी कैडेट जब आपने एनसीसी ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी जब ऐसा मोमेंट आया हो कि बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपने देखी है, तो उस समय आपने खुद को कैसे कंट्रोल किया, खुद को कैसे फोकस किया? जी मैम, तो एनसीसी सबसे पहले मल्टीटास्किंग सिखाती है। जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी फर्स्ट ईयर में, कई बार ऐसा होता था कि हमें परेड्स में आना पड़ता है क्लासेस छोड़ के। उसकी अटेंडेंस हालांकि मिल जाती है पर आपके ग्रेड्स पे असर पड़ सकता है। तो उस समय आपको ये भी मैनेज करना है कि आप शायद घर से बाहर रह रहे हो तो आपको अपने कपड़े भी खुद धोने, अपना कमरा भी स्वयं ही साफ करना है। उसके साथ साथ आपको एनसीसी की चीज़ें भी पढ़नी है, एनसीसी की चीज़ें भी प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके कॉलेज के ग्रेड्स बिल्कुल ना गिरे। जो आपका टारगेट है आप उसको मेंटेन करते चलें। तो इन सब चीज़ों को साथ हम सीनियर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया। हमें जब भी कुछ भी डिफिकल्टी होती थी, परेड ग्राउंड पे तो रगड़ा अलग होता था, पर उसके साथ वो हमारे दोस्त जैसे होते थे, एक बड़े भैया के रूप में। जिस प्रकार वो हमें गाइड करते थे हर एक चीज़ को लेके, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी अन्य चीज़ हो, तो उन सब चीज़ों से मल्टीटास्किंग और बहुत खुद पर संयम रखना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने आप में इनकलकेट हो जाती हैं अपने। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जब आपका माइंड क्लियर है ना कि आपको क्या चाहिए और क्या करना है, तो सारी डिफिकल्टीज, सारी चुनौतियां कहीं ना कहीं फीकी नजर आती हैं एक समय के बाद। रक्षित, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्कूल और कॉलेज में तो एनसीसी होती है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के बाद एनसीसी में क्या फ्यूचर है और आप इन सब चीजों के बाद क्या करना चाहेंगे? सो बेसिकली मैम, स्कूल एंड कॉलेज एनसीसी में आपको 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। सो स्कूल में आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है एंड कॉलेज में आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ एग्जाम्स होते हैं मैम, उसमें आपके एडिशनल मार्क्स इसके काउंट होते हैं। एंड अगर हम बात करें स्पेशली फॉर आर्म्ड फोर्सेस, तो मैम जो सी सर्टिफिकेट है उससे आपको डायरेक्ट एसएसबी मिलती है। बट एज पर न्यू नोटिफिकेशन अब आपके साथ में ग्रेजुएशन के नंबर्स भी काउंट किए जाएंगे, एंड इन अकॉर्डेंस विद डैट अगर आप उन दोनों के नंबर, ग्रेडिंग के नंबर जो आपको सी सर्टिफिकेट में मिल रहे हैं एंड जो आपके ग्रेजुएशन के नंबर है, अगर आप उसको कंबाइन बाद में कट ऑफ क्लियर कर पाते हो तो ही आप एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हो मैम। एंड अबाउट मी, तो मैम मैं इसके बाद डिफेंस के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ मैम। बिल्कुल, मुझे ना आज बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि अलग अलग स्टेट के आप लोग यहाँ पर बैठे हैं कैडेट्स, और आप लोगों से बात करके ऑफ कैमरा भी जितनी हमारी बातचीत हुई, जितना मैंने जाना है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, और जितने आप स्ट्रांग है फिजिकली भी और मेंटली भी, मुझे लगता है कि ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि जब नींव मजबूत होती है तो भविष्य और भी ज्यादा मजबूत होता है। आगे आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस कैंप से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकालकर, हमारे श्रोताओं के लिए निकालकर इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।